ध्यानी बल काटिती हसीना, ध्यानी बल काटिती हसीना, ध्यानी बल के मरा का बिचा, ध्यानी बल फोटू की मसीना। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके गीत को जो व्यक्ति भारत माँ की रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए है, आपका गीत उसे सुकून पहुंचा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी कृपा होगी। अरे कै भागी का चौक तेरी पजे बजली, ये कैसी राणा राली, तेरी चूड़ियों बरी हाथी, ये को भागी लालू रे तेरा कंदूड़ माछुई, आह को भागी देख लू नजीकुन मुखुड़ी ता ग्रदन धरन ता ग्रदन धरन ता कन दिन धरन ता ग्रदन धरन ता कन दिन धरन ता ग्रदन धरन ता कन दिन धरन ता। लव सॉन्ग की तरफ आपका ज्यादा रुझान है, ये जीवन में प्यार हुआ इसलिए आप ये गीत गाते हैं या इसके पीछे कोई और कहानी है? वो तो बहुत नितांत व्यक्तिगत है। कई मैडम सुनेगी पुरानी कहानी तो आपको रेप्रिमांड ना कर दे। कई लोग मैं देखता हूँ, कई कलाकार ऐसे जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं बट रिटर्न कुछ नहीं है, रिकॉग्निशन कुछ नहीं है, तो क्या उनके लिए किया जा सकता है? संस्कृति विभाग में तो किसी दास की पोस्ट होनी चाहिए ढोल सागर के लिए। क्या बात है, भारत खंडे तो चल ही रहा है, वो तो पूरे देश में चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो नीति नियंता है उनको ये लगता है और तो कहीं ऐसा है नहीं, अरे और तो कहीं उत्तराखंड भी नहीं है ना। आप एग्जाम्पल सेट करिए ना, आपके एग्जाम्पल से दूसरे सीखेंगे। जी सर, अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम अपने प्रदेश में कैसे करें, और जगह नहीं है, तो और जगह तो बद्रीनाथ जी भी नहीं है, और जगह तो गंगा भी नहीं है। ये कभी भाव आया कि ये जो आपको मिला है ये फ्यूचर जनरेशन को भी ट्रांसफर किया जाए? बीच में ये चल रहा था कि बीजेम भटवाड़ जो है चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, वो उस समय ऋषिकेश के लिए पता नहीं वो ह्यूमर हुआ था भाई साहब। फ्यूचर में अगर आपको ऑफर मिलता है तब? मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी चीज की सौगंध नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट में आज हमारे बहुत ही खास मेहमान है पद्मश्री प्रीतम भरतवान, जिनका नया गीत कैमरा धूम मचा रहा है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर में पोस्टेड हैं वो भी कमेंट करके लिख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की थकावट के बाद इस गीत को सुनने के बाद वह आनंद से सराबोर हो गए हैं। तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त गीत है। और पद्मश्री प्रीतम भरतवान उत्तराखंड की धरोहर हैं। जिस तरह से उन्होंने ढोल सागर को प्रमोट किया है, मैं कहूँगा जिस तरह से उन्होंने हमारे फोक सॉन्ग को वो आगे लेकर आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की कई महत्वपूर्ण चीज़ों को गानों में समाहित किया है, वो अद्वितीय है। उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं कहूँगा कम है। हमारा सौभाग्य है वो आज देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में मौजूद हैं। प्रीतम जी, बहुत धन्यवाद आपका, और पहले तो बहुत बधाई कि आपने इतना शानदार गीत गाया है कि लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस गीत पे आऊँ, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को लेकर जो कोर्ट का डिसीजन आया है और तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जी, पहले तो प्रणाम आपको और धन्यवाद। अंकिता भंडारी के लिए जो आज न्याय मिला है और माननीय न्यायालय का निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। और जो निर्मम क्रूर अत्याचार उस बच्ची के साथ हुआ, घृणा निंदनीय, और वो बच्ची अपनी जान से हाथ धो गई। इस घटना का जब जब जिक्र आता है, इस घटना का जब जब जहन में ये घटनाक्रम आता है तो सिहर उठता है सारा शरीर मन, और उस बालिका की आत्मा निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं भाव विभोर भी हुई होगी। और ऐसे दरिंदों को इस तरह का निर्णय आना बहुत अच्छी बात है, और उनको बिल्कुल फांसी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है ये फैसला एक नज़ीर बनेगा? बिल्कुल नज़ीर बनेगा सर। और इस फैसले से जहां एक तरफ विश्वास की भावना लोगों में पैदा होगी, लोगों को लगेगा कि भाई न्यायालय कोई चीज़ है और हमारी न्यायिक प्रणाली
ये नज़ीर बना करके प्रस्तुत करेगी और ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और इस फैसले से आज हम बहुत भावुक हैं। अंकिता भंडारी बेटी, आप आज हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन इन दरिंदों ने जो आपके साथ करा उसका इनको फल मिलेगा, हम ये कह सकते हैं। अब आते हैं वाकई जो आपने ये गीत गाया है कैमरा। पहले तो मुझे ये बताइए, ये आइडिया कहाँ से आया और आपने कैमरा नाम क्यों रखा? मूल रूप से ये कैमरा हमारा गांव बिल्कुल मसूरी से लगा हुआ है और मेरे मामा जी दिलदास जी हुआ करते थे, तो उनके साथ अंग्रेज़ दोस्त हुआ करते थे। वो दर्जी का भी काम करते थे। तो मेरे एक मामा जी की शादी हुई, तो दिलदास मामा जी के साथ एक अंग्रेज हमारे मामा जी के यहाँ आए। वो अक्सर आते थे, उनकी बड़ी दोस्ती थी। वो दर्जी भी थे, टेलर भी थे, वो अंग्रेज़ों के कपड़े भी सिलते थे उस ज़माने में। तो वो जब आए तो उनके पास एक कैमरा होता था और एक छोटा सा वॉकमैन जिसमें वो रिकॉर्ड कर रहे होते थे, ढोल दमोंग जागर गीत इस तरह से। तो हम बच्चे थे, ये मेरे ख्याल 7-8 साल की उम्र रहेगी, तो हम बार बार उस मशीन के पास उसके पास जाते थे, कैमरे के पास। तो हमारी नानी कहती थी कि नहीं नहीं इसको मत छेड़ो। तो चाचा जी लोग बहुत सारे कहते हैं इसमें मशीन है, कोई फ़ोटो की मशीन है। तो वो शब्द मेरे जहन में था। अच्छा, आपने सेम पिक्चराइज भी किया जी है? जी जी बिल्कुल। तो फिर ये था कि वो जितनी हमारी बेटी बहुएं थी वहाँ पर, हमारी बहनें तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाती भी थी। उनके अंदर हल्की सी, हमारे लिए तो कौतूहल का विषय था, लेकिन वो हल्की सी उनके झेप भी होती थी कि कौन ये फोटो क्या कर रहा है, ऐसा फ़ोटो खींच रहा है। ये उस समय की बात है, पुराने टाइम की बात है। तो वो जहन में था। तो ध्यान जो हमारे यहाँ होती है, ध्यानी, आपने इसका इस्तेमाल किया जी इस जी वर्ड जी का? ध्यानी का। और ध्यानी हमारे यहाँ बिहाता बहन को बोलते हैं, ध्यानी बोलते हैं। ध्यानी बोलते हैं, ध्यान ध्यानी। तो ध्यानी का मतलब इस शब्द को जब कहा जाता है तो बड़ा इमोशनल फीलिंग आता है अंदर से। ध्यान मतलब एक ऐसी बहन जो विवाहिता है। और इस शब्द को प्रयोग तो सब लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस शब्द का महत्व है हमारे यहाँ जो कलावंत लोग हैं, जो औजी समुदाय के लोग हैं, जो चैत्र माह में जब विवाहिता बहन ध्यानी जब ससुराल में जाती हैं और माँ बनती हैं वहाँ पर, और उस समय फिर मायके के लोग मायके पक्ष के लोग जाते हैं, मायके के औजी जाते हैं, और वो बधाई जब वहाँ पर उस बच्चे के होने की देते हैं, मंगल कामना करते हैं। जब वो मायके आती है तो सबसे पहले कहती है कि मेरे जो मायके के औजी हैं, कलावंत है, मैं उनके पास जाऊँगी, कुछ नया वस्त्र सिलाना हो अब उनके पास जाना, क्योंकि दर्जी काम भी औजी समाज के लोग करते थे। तो ये शब्द बड़ा भाव करे, मेरा मैत का औजेगिन, मेरा मैतेगिन ध्यान च भाई आ जाएँ हम। तो ये इस शब्द का ध्यानी, तो वो जो टेलर है वो उस टेलर के पास वो ध्यान जाती है और अपने नए वस्त्र भी बनवाती है। और इस दौरान कोई उसका एक अंग्रेज मित्र आ जाता है, वो दिलदास मामा की बात तो मेरे दिमाग में थी ही। और ध्यान थोड़ा संकुचित होती है और उसके बाद वो कहता है कि ध्यान आप ऐसा मत सोचिए, इनके पास ये फ़ोटो की मशीन है, ये इसलिए खींच रहे हैं कि आपने ज्वेलरी पहन रखी हैं, आप पहाड़ी वेशभूषा में हैं, ये बाहर देश के आदमी, इनको अच्छा लग रहा है आपके और आपके हस्बैंड की तस्वीर। तो उस पर आधारित गीत बन पड़ा जी। और ये एक चैलेंज रहा होगा कि वो उस कॉन्सेप्ट को सेम उसी तर्ज पर जी इम्प्लीमेंट करना जी। तो एक चैलेंज तो था, बिल्कुल चैलेंज था सर। मैंने तो लिख दिया था और फिर मेरी टीम जो है जिसमें डायरेक्टर विजय भारती है, मैनेजर राय सिंह रावत है, फिर रमेश रावत जी उसमें एक्टर हैं, रुचि रावत, और जितने भी शैलू जिसने म्यूजिक करा, एक नौजवान बालक है, शैलेंद्र बोलते हैं उसको, शैलेंद्र शैलू, और दिलीप अंजवाल, इन लड़कों ने बड़ी मेहनत करी, टीम वर्क है। और मैंने तो सिर्फ गाया, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से म्यूजिक में उस एल्बम को बनाया। फिर उसके बाद ये जो टीम गई, ये वहाँ पर गए और इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको फिल्माया। डन्नी खास तौर से डैनियल जो इंग्लैंड मैं से, इसका जिक्र करना है, डैनियल जॉर्जी। जी 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 आप सोचिए गेम्स ऑफ थ्रोन में उन्होंने एक्ट किया है। जी बिल्कुल। इतने बड़े कलाकार को आपने कैसे कन्विंस किया कि भाई कैमरे के आ जाओ, आप मेरे गीत पे आप पार्टिसिपेट करो? वो वही था सर, एक्चुअली वो नौजवान ये भारत में आए हुए थे और लोक संगीत के लिए, पुरातत्व के लिए आते हैं, जानते हैं, एथनोम्यूजिकोलॉजी को जानना चाहते हैं। और जब वो मेरे पास आया तो ढोल सागर जागर गीतों के बारे में उसने जानना
बनाना चाहा। इस दौरान एक गीत चल रहा था, तो वो अंग्रेज वाली परिकल्पना मेरे दिमाग में थी, और ये लड़का ब्रिटिशर्स है, बेसिकली अंग्रेजी है ये, अब गोरे तो पूरे यूरोप में दिखते हैं। तो मैंने इसको जब करी तो इसने बोला सर मैं तो इस तरह का कोई एक्ट। मेरी बेटी साधना ने इसको फिर वो डायरेक्टर विजय भारती, साधना ने और रमेश रावत जी, राय सिंह रावत जी, ये सब उसके साथ बैठे। फिर उसने जब ये नरेशन सुना तो उसको लगा हाँ ठीक है जी, फिर उसने एग्री करा। फिर वो हमारे साथ शूटिंग में गया, बिल्कुल गांव के माहौल में रहा हो, और बहुत अच्छा एक्ट कर दिया सर उसने। और फ्रेम द फ्रेम में देख रहा था, क्या जबरदस्त हाँ, एक्टिंग बहुत की है। जबरदस्त एक्टिंग है, क्योंकि वो ब्लड में एक्टिंग है ना। ब्लड में एक्टिंग है जी उसकी, और वो समझ गया कॉन्सेप्ट से, उसको वाकिफ होना पड़ा पर। लेकिन बट आप ध्यान इसका नाम गीत का रखना चाह रहे थे, तो कैमरा कैसे फाइनल मैं किया फिर ध्यानी आपने? मैंने इन लड़कों ने कहा कि बात तो इसका मूल किरदार तो कैमरे का ही है इसमें, कि कैमरा वो कैमरा अच्छा, वो दर्जी क्या होता था कि दिलदास जो मामा जी हमारे थे, वही मेरे जहन में था बचपन में। वो अंग्रेज भी दोस्त उनका इसलिए बना था कि उसने कोई उसका कोट कहीं फटा, अच्छा। और वो कोट जब फटा तो वो उसने सोचा कोई है इधर, है कोई जो टेलर मेरे कोट को बना दे। वो शिकार खेलने के उस जमाने में अंग्रेज रहे होंगे, कहीं जा रहे थे घूमने फिरने के लिए, तो वो दिलदास मामा जी ने उसका जब कोट सिला तो वो इतना प्रभावित हुआ कि कहता यार ये पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ सिला हुआ है। तो वो दोस्त बन गए उसके, और फिर वो दोस्ती उनकी लंबी चली, और हमने भी देखा हुआ था उन अंग्रेज को। तो फिर वो गाना दिमाग में रहा, तो होते 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 वो गाना बड़ा अच्छा बन पड़ा, और ऐसा बन पड़ा कि लाखों तो रील्स बन गई, लाखों रील बन गई सर। अब आप सोचिए इस गीत की महत्वता इसी बात से पता लग जाएगी। ये जो कैमरा गीत है, ऑपरेशन सिंदूर की ड्यूटी पर था, वो लिख रहे हैं फौजी भाई हमारे कि बहुत तनावपूर्ण माहौल के बाद आपका गाना सुनकर सुकून मिला। कैसे रहा ये, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके गीत को जो व्यक्ति भारत माँ की रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए है, आपका गीत उसे सुकून पहुंचा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी कृपा होगी सर। ये मैं ये कहता हूँ कि हम तो बहुत तुच्छ हैं, एक गाना बजाना, एक गाना गाया, और वो भारत माँ का वो सपूत जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे इतने विशेष टास्क को जीतने के बाद उसके बाद आराम फरमा रहा है, और वो सैनिकों, नौजवानों, फौजी भाई वहाँ से एक इस तरह के मैसेज कर रहे हैं, इस तरह के संदेश कर रहे हैं, जिन्होंने देश के सच्चे लाल जो हैं, सच्चे जो सपूत हैं। तो मैं तो उनको कह सकता हूँ कि जय हिंद सर, आपको नमस्कार, प्रणाम मेरा पहुँचे, ख़ासतौर से हमारे रमेश भट्ट जी के पॉडकास्ट से, कि आप जिस बहादुरी से, और जो नौजवान हैं, आप नहीं होते तो हम कारगिल नहीं जीत सकते थे, आप नहीं होते तो कश्मीर की रक्षा न होती। हम आज अगर चैन से हैं तो उसकी वजह आप हैं। आपको अगर इस गाने ने सुकून दिया तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऊर्जा और बड़ा सम्मान है। मैं आपको माँ भारती के लालों आपको ये कह सकता हूँ, जय हिंद। आप सुनाइए ना, आज पद्मश्री प्रीतम भरतवान लाइव गाएं हमारे फौजी भाइयों के लिए। जी जी जी, बहुत सारे गाने हैं सर। मैं ये गाना फौजी भाई मेरे बहुत पसंद करते हैं। फौजी वाला बाद में, पहले इसी को सुनते हैं ना। जी 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 जी, हाँ। ये वाला गाना, ये जो कैमरा वाला मैं सुनाता हूँ सर। ध्यानी बल काटिती हसीना, ध्यानी बल काटिती हसीना, ध्यानी बल के मरा का बिचा, ध्यानी बल फोटू की मसीना, ध्यानी बल के मरा का बिचा, ध्यानी बल फोटू की मसीना, ध्यानी बल बिलती कैमरा, ध्यानी बल देसी फोटो ले दो, ध्यानी बल पुरानी पुरानी याद, ध्यानी बल यो दिलों दिला दो, ध्यानी बल हाँ, ध्यानी बल का खड़ी को बीज, ध्यानी बल का खड़ी को बीज, ध्यानी बल कैन बने वाली, ध्यानी बल ये नी प्यारी चीज, ध्यानी बल कैन बने वाली, ध्यानी बल ये नी प्यारी चीज। इस तरह क्या बात है, बहुत आनंद आ गया। और मुझे लगता है कि जो हमारे फौजी भाई हैं, और उनके लिए तो खैर हमारे पास शब्द ही नहीं है, हमारे पास माँ भारती के सबसे सच्चे सपूत है। लेकिन आपका आइडियल कौन है प्रीतम भरतवान जी? ये जर्नी बहुत चैलेंजिंग जर्नी रही आपकी, लेकिन आपको फेम मिला, नेम मिला,
है ना, आपको पद्मश्री मिला, आपके इस कंट्रीब्यूशन को इतने बड़े पैमाने पे सराहा गया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस उपलब्धि के पीछे कौन शख्स खड़ा है? इस उपलब्धि के पीछे उत्तराखंड का जनमानस है और मेरे पूज्य पिताजी अब नहीं हैं, लेकिन मेरे पिताजी आज भी मुझे लगता है मेरे साथी हैं। और वो बड़ा एक अच्छा वाक़या है, अगर आपको तो मैं आपको प्लीज़ साझा बताइए करता हूँ। मैं अखिल गढ़वाल प्रतिनिधि सभा पंजाब ने मुझे सम्मानित करा, भगीरथी पुत्र का एक सम्मान दिया और उसको लेकर के अपने पिताजी के पास आया मैं। तो मेरे पिताजी अस्वस्थ थे उन दिनों, तो मैंने उनको वो सम्मान दिखाया। मैंने कहा पिताजी मुझे ये सम्मान मिला है। तो मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा और फिर मुझे लगा कि अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत एक्साइटमेंट होकर बोलेंगे। अच्छा। तो जब मैंने 2 बार बोल दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी ट्रॉफ़ी को छुआ और कहा बेटा किसी भी, मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, मेरे पिताजी ने कहा बेटा कोई भी उपलब्धि, कोई भी सम्मान, उसको कभी निजी तौर पर अपना मत मानना, इसके लिए हाथ न जाने किसने जोड़ रखे हैं। क्या बात है। तो मेरा मानना ये है कि वो बात मेरे दिल पे घर कर गई। मेरी माँ बचपन में, हमारी एक गाय होती थी तो दूध चढ़ाती थी बाहर, ऐसा कभी यूँ। तो मैं माँ को बोलता था माँ इतना दूध क्यों चढ़ाती तो इतना, तो माँ कहती थी बेटा ये भगवती सुरकंडा है, ये राजराजेश्वरी है, हमारे भरत जी हैं, न जाने कौन सा जो हम माँ भगवती को अर्पित कर रहे हैं, कौन सा बूंद वो ले ले और कौन कब बोल दे, कौन सा बद्रीनाथ जी स्वीकार कर ले और फिर ये हमारे वंश के लिए अच्छा होगा। तो जो कुछ भी होता है सर वो माँ बापों का है, प्रारब्ध है और इसमें कुछ निजी, हम तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो एक सेवक हूं, एक दास हूं और बहुत जैसा भी कुछ संस्कृति के लिए, अपने गानों के लिए गा पाता हूं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं, अपने पितृदेवताओं से कि माँ मैं बालक हूं, नादान हूँ, जो कुछ भी गाऊंगा उसे उसमें तू अपने सुर भरना माँ, तू अपने भाव देना। तो ये मुझे मेरे पिताजी और माँ जी के संस्कार, माँ जी सिखा गई है। माँ जी तो है अभी, पिताजी नहीं है। तो जीवन में अच्छा लगता है और अभी मेरा तो ये मानना है सर कि जो हम जानते हैं वो बूंद बराबर है, जो नहीं जानते हैं वो सागर है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि आपने ना ज़्यादातर लव सॉन्ग गाए। जी सर। दो आप फोक सॉन्ग गाते हैं, आप कल्चरल एम्बेसडर हैं उत्तराखंड के, लेकिन मैंने देखा आप लव सॉन्ग की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है। ये जीवन में प्यार हुआ इसलिए आप ये गीत गाते हैं या इसके पीछे कोई और कहानी है? वो तो बहुत नितांत व्यक्तिगत है। कई मैडम सुनेगी पुरानी कहानी तो आपको रेप्रीमांड ना कर दे। बिल्कुल, पर प्यार सबको होता है जीवन में। अपनी पत्नी से हुआ प्यार, लेकिन आपकी लव मैरिज? लव मैरिज तो नहीं है, अरेंज मैरिज है, पर पसंद एक दूसरे को करा गया पहले। अच्छा जी जी जी। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद प्यार हुआ। लेकिन ये है कि मैं पवाड़ा जो हमारा होता है जी, हर गीत है, जागर गीत है, पवाड़ा गीत है, थड़िया गीत है, चौपला गीत है, झोड़ा गीत है, छपीली गीत है, गीत ही तो हैं ये। जो शब्द सुरों में गाए जाएं उसको गीत कहते हैं। देवताओं की स्तुति को गाए जाने वाले को जागर गीत कहते हैं। तो पवाड़े गीत जितने होते थे वो होते हैं, उनमें श्रृंगार भर भर कर है। मेरे पिताजी गाते थे, चाचा जी ताऊ जी गाते थे, तो वो। अच्छा, आपको ये सब फैमिली से ही मिला? फैमिली से मिला सर, क्योंकि वो दादा परदादा को वो है। तो वो मुझे इसलिए श्रृंगार में, जब मैं सरोली सुम्याल के श्रृंगार सुनता हूँ उसमें जब श्रृंगार का वर्णन आता है तो वो मेरे उसमें रहता है। तो मैंने श्रृंगार पे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे भाव शक्ति में कथासार को शब्द लयबद्ध शब्द शिल्प में जोड़ना, ये तो परंपरागत रूप से आ जाता है कि मैं अगर अपने घर से यहाँ तक की कहानी गा करके सुनाऊँ तो यहीं पर पहले से बनाने की जरूरत नहीं, मैं सुना दूंगा। वो तो कथासार होना चाहिए, उसको शब्द देना वो कलाकार का काम है। लेकिन गीत को थोड़ा सा उसको लयबद्ध करके लिखना होता है। उस तरह से जागर भी, वैसे जागर और टफ है जबकि, लेकिन जागर गीत थोड़ा टफ होता है। श्रृंगार गीत में थोड़ा सा और श्रृंगार पे करना चाहिए। तो इसलिए मेरा श्रृंगार प्रिय विषय रहा है, क्योंकि मैंने सरोली को सुना हुआ है, सुम्याल और सरोली का प्रेम सुना हुआ है, राजूला मालूसाई का सुना हुआ है, रिखोला लोधी का सुना हुआ है, माधो सिंह भंडारी का सुना हुआ है, और वो शब्द मेरे बाल मस्तिष्क पर हैं, इसलिए मुझे श्रृंगार अच्छा लगता है। तब मैं श्रृंगार ज़्यादा। तो जब हम श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो गीत आपकी ओर से आना चाहिए। जी जी जी। मैंने गीत, जो श्रृंगार गीत लिखा है वो आज से करीब वही लगभग 25 साल पहले लिखा होगा। वो उसकी एक लाइन याद है मुझे बस, और फिर मैं श्रृंगार का पवाड़ा का एक रस वो सुनाइए ना। जी, वो श्रृंगार का गीत था सर। अनमोल रूप रंग तेरो, अनमोल रूप रंग तेरो,
मुखड़ी में प्यार ही प्यार, मन मोण्या तेरो सजीलो सिंगार, मन मोण्या तेरू सजीलो सिंगार। लेकिन ये जितने गाने हैं सर, इन गानों का जो मेरा जो स्रोत है वो मेरे पिताजी लोगों से सुने हुए श्रृंगार गीत, वो स्रोत है सर। तो मैं पवाड़े में जो ये सुनता था कि जब मेरे पिताजी गाते थे पवाड़ा, चाचा जी खासतौर से मेरे पवाड़े थे, पिताजी तो मेरे थोड़ा सा ऐसे स्वभाव के थे, गंभीर। चाचा जी मेरे जैसे थे, मुझे कहते हैं कि मैं चाचा पे गया हूँ। अच्छा। तो वो गाते थे जैसे सरुली सुम्याल की प्रशंसा कर रहा है पवाड़े में ना। अच्छा। पवाड़े गीत में हाँ 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 तो महाराज देख दो पूर्व छजवालो माँ सरुली कुमैन बैठी होले हराय। और वो उसकी खूबसूरती पर बोल रहा है सुम्याल, सरुली की खूबसूरती पर। आम सी आम दिवासी जोत बंगलौर सी तितरी और छाट सी राधिका, नीमू को फाड़ कस्तूरी को डब्बा, हाथ में नहीं उठेंदी भयानी धरेंदी। मतलब हाथ में भी नहीं उठेंदी भया भी नहीं धरे, हाथ में नहीं उठेंदी भयानी धरेंदी। छड्यालो सिंदूर भिंद्यालो गाजल पड़ियो च महाराज देख दो रत्न्याली आँखी पड़ी झन। हाँ 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 अरे कै भागी का चौक तेरी पजे बजली, ये कैसी राणा राली तेरी चूड़ियों बरी हाथी। अब इसका जो धौसी ये को भागी लालू रे तेरा कंदूड़ माछुई, आह को भागी देख लू नजीकुन मुखुड़ी उड़की भी बात कर दे मतलब जो। तो ये मेरे बाल मस्तिष्क पर, मैं इसको जब भी गाता हूँ मैं बहुत रोमांचित स्वयं हो उठता हूँ। वो लग रहा है आपको देख के, आप बहुत उसको जो एक्साइटमेंट है वो देखने को मिल रहा है। तो आपने कहा पिताजी से आपने सीखा और स्पेशली चाचा जी से आपने सीखा, तो ये कभी भाव आया कि ये जो आपको मिला है ये फ्यूचर जनरेशन को भी ट्रांसफ़र किया जाए? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस तरह से हो, और जितना मेरे से बन पड़ता है मैं अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा हूँ। एक छोटी सी एकेडमी भी चलाता हूँ, उसमें बच्चों को निःशुल्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ठीक बात है, ग्लोबली है, अब तो क्षेत्रीयता रही ही नहीं गई, अब तो सब ग्लोबली हैं। दुनिया की भाषा जानना ख़राब बात नहीं है, लेकिन अपनी भाषा के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और नई जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि आज ढोल को नए नए बच्चे, वो मुझे हज़ारों फ़ोन कॉल्स व्हाट्सएप आते रहते हैं कि देखो सर हम आपके जैसे बजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुखद संकेत मानता हूँ मैं इसको। और वो बस उसकी मौलिकता बरकरार रहे। बट उसको इकोनॉमी से तो जोड़ना पड़ेगा। इकोनॉमी से जोड़ना पड़ेगा सर। अभी वही था कि भाई हमारे जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर पहाड़ी ढोल हों, और वहाँ के जो जानकार हैं ढोल सागर के कलावंत लोग, जो अभी कुछ अभी जो शेष हैं पर वो विशेष हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उनको बोला जाए कि भाई वो आप आइए, आपको यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट न देखा जाए, उनका ये ना देखा जाए कितने पास हैं, वो कोई बात नहीं, वो अपनी कला के प्रवीण हैं वो लोग, और वो उनको वहाँ पर काम मिले। नए बच्चों को हम बताएंगे, क्योंकि अब AI का ज़माना आ गया है भाई साहब ना। आज की तारीख में चाइना जनरेट AI के अंदर अरुणाचल प्रदेश का अगर नाम पूछो तो वो कुछ नहीं बोलता। आज का आने वाली जनरेशन किसी लोक संगीत के बारे में जानना चाहेगी तो सही जानकारी के लिए उत्तरकाशी DD आर्ट नहीं जाएगी, वो तो जो लिखा होगा उसी को बोलेगा हाँ यही सही है। बट आप जैसे लोग ना जो कंट्रीब्यूट करेंगे वही सामने आएगा ना। जी सर, तो हम इस तरह का प्रयास कर ही रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, हमारे पास लड़के आते भी हैं। जब आप उनको ट्रेन करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं उससे?
अब इसमें से जैसे एक बहुत सारे बच्चे हैं, हमारा एक रेशम कुमार है, बहुत अच्छा ढोल बजाता है, उसने अपनी बैंड की दुकान बना दी। मैंने कहा बेटा तू काम कर। अब मुझे फ़ोन आते तो मैं उसको भेजता हूँ, और वो अच्छे ड्रेस में जाते हैं और अच्छे सज धज के जाते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल भी हो गए, कि पैसा जरूरी है ना, जैसा आप कह बिल्कुल रहे सही थे। कहा, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा भाई, अब उनकी वो- आजीविका चलनी चाहिए ना। आजीविका चलती है। वो जाते हैं तो हाँ जी हाँ, कितने हम इतने लोग आएंगे जी, वो बोलते हैं कितने पैसे लेंगे, इतने लेंगे, हाँ जी फेरे भी उसमें, हम फेरे भी बजाएंगे, थोड़ा सा ये खर्चा तो ठीक है, वो बच्चों के पैसे भी बन रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो हम तो इसको, जो हमारे मल्टीपल ओकेजन्स होते हैं, जी। वहाँ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इनको। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय जो प्रांतीय ओकेजन होते हैं हमारे प्रदेश के, जैसे हमारा राज्य स्थापना दिवस है, हमारा क्या कहते हैं 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उस दिन ढोल को विशेष रूप से मैं कहता हूँ मंच पे धुयाल होनी चाहिए, नौबत बजनी चाहिए। अच्छा, वैसे भी अगर इस धरा को आप देखें भाई साहब, ये धरा यहाँ तो, ये धरा ही ऐसी धरा है जहाँ सत्य के सिवा कुछ रह नहीं सकता। इस धरा में ये तय है, आदिकाल से तय है। यहाँ ये शंकराचार्य जी के समय से तय है कि यहाँ राजकाज भी सत्य निष्ठा के बलबूते पर ही चल पाएंगे। यहाँ है ही नहीं ना, वो है ही नहीं। यहाँ तो हरि निवास करते हैं, और यहाँ तो किसी प्रकार का छल दंभ की आवश्यकता ही नहीं है, वो होगी नहीं, फवेगी ही नहीं। लेकिन चल तो आज यही रहा है। चलेगा, लेकिन वो कितना चलेगा? अगर दंभ पाखंड तो बहुत कम समय के लिए होगा, और दूर दृष्टा तो ये होना चाहिए। बल्कि मैं आपके माध्यम से एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तीर्थाटन है साहब, और तीर्थाटन भी वो तीर्थाटन है जिसको हॉली रिवर ऑफ गंगा, आप जाओ कहीं तो आर यू फ्रॉम देयर, वेयर इज हॉली रिवर ऑफ गंगा देयर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमालय, अवैतनिक प्रहरी, जहाँ जिस हिमालय के लोग जहाँ पहाड़ों में रह रहे हैं आज की तारीख में, जोशी मठ के में रहने वाला बकरवाल जो होते हैं वही सोचना देते हैं कि किसी की घुसपैठ देखी हमने। तो अवैतनिक प्रहरी तो है वो हिमालय के लोगों के लिए वो। और तीर्थाटन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना पड़ेगा, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी के साथ, जो इको फ्रेंडली टूरिज्म हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे काम किए जाने चाहिए जिनको दादा खरीदे पोता बरते वाला हो, कि हम 20 साल के बाद, जैसे आता है ना दिमाग में, अरे कौन रहा होगा जो मिलिट्री एकेडमी देहरादून लाया था, वो कौन आदमी था जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में लाया, सारे IASओं की ट्रेनिंग वहाँ होती है, FRI कौन लाया होगा। तो ऐसे दूरगामी पत्थर जब 50 साल के बाद शिलान्यास पड़े जाएंगे, वो इतिहास लिखेंगे भट्ट जी। ठीक बात है। अच्छा, मैंने देखा आपने ना हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर में सेवा देते हैं उनके लिए भी बहुत गीत लिखे हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ उनके लिए गाइए ना, क्योंकि अभी तो पूरा माहौल भी ऐसा ही है, देशभक्ति का माहौल है। मैं बहुत सारे गाने, क्योंकि बहुत सारे फौजी सिर्फ बहादुर तो है ही, हमारे देश का लाल है, फौजी के पास इमोशन भी है, दिल भी है, किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, कोई हाथ राखी के लिए इंतज़ार, कोई बहन राखी के लिए इंतज़ार कर रही होती है, कोई बेटा, कोई बहू अपने करवा चौथ के लिए इंतज़ार कर रही होती है। तो एक फौजी भाई अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिखता है, और साथ में नया नौजवान अपनी माँ को, अपने जो उसके सहभागी हैं उनकी भी कुशल क्षेम बोलता है चिट्ठी में। चिट्ठी का ज़माना है, मैंने बहुत पहले गाना लिखा था, बहुत पसंद करा उन्होंने। हम कुशल क्षमा दगड़ियों दगड़ी, तुम कुशल चदाही माँ भूलों दगड़ी, गोगला माँ चिट्ठियाँ ली चाची बड़ियों के, मेरी सेवा माँ बोली दिया हाथ जोड़ी के। और फौजी भाई को घर की जब याद आ रही है, बर्फीली घाटियों माँ कमर कस्यूं चा, बर्फीली घाटियों माँ कमर कस्यूं चा, रात की ड्यूटी नहीं माँ जाड़ो लग्यूं चा, चिट्ठी आली ही माँ लाड की आली, मेरा बाटा की दूधी रोटी भूलों दियाली, हम कुशल छूँ माँ दगड़ियों दगड़ी, तुम कुशल चदाही माँ भूलों दगड़ी। और एक मेरे एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है,
एक फौजी जो लेह लद्दाख जैसे इन विकट परिस्थितियों में जिनके पाँव गल जाते हैं बहुत सारे फौजियों के ठीक मामला बात में, है। वो उन्होंने कभी वसंत देखा ही नहीं, वहीं रहे हमारी देश की रक्षा में। फूलदनी देखी मैंने चैती बुरांस देखा ही नहीं, बहुत लंबा समय हो गया बुरांस देखा ही नहीं फूलते हुए, क्योंकि वहीं रहे हो। बल फूलदनी देखा मैंने चैती बुरांस, बासदनी सुनी माँ घुघुती हिलास, हम कुशल छोये माँ दगड़ो दगड़ी, तुम कुशल चेदा माँ जी बुलो दगड़ी। ये गाना बहुत पसंद करते थे सर फौजी भाई। वो बहुत ही आपने बहुत ही शानदार भी गाया है। एक जो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारी धरोहर आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे फोक सॉन्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए? बिकॉज कई लोग मैं देखता हूँ, कई कलाकार ऐसे जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं बट रिटर्न कुछ नहीं है, रिकग्निशन कुछ नहीं है, तो क्या उनके लिए किया जा सकता है? उनके लिए जी आज तो एक्सपोजर प्लेटफॉर्म तो बहुत है। आज आपके पास अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए आपके पास इस डिजिटल युग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अर्निंग की जहाँ तक बात है, वो मौलिकता को रिकग्नाइजेशन देना पड़ेगा ना, पहचान देनी पड़ेगी आपको। जब ये होगा कि भाई जागर गीत, पवाड़े गीत, इन गीतों के जो ग्लेशियर जो हैं, जहाँ से ये धाराएँ निकलती हैं, उसके जो जानकार हैं शिवजनी दास जी, ओंकार दास जी, रहेनी, जो बहुत महान विद्वान हैं, उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। और वो कहीं ना कहीं आपको उनकी बातें लिखनी पड़ेंगी, आपको स्थानीय सब्जेक्ट पढ़ाई में तैयार करने पड़ेंगे कि जागरों पर कोई आप बताइए कौन बच्चा अच्छा गा सकता है। प्रत्येक गांव में सौभाग्यवश आज भी कुछ कलावंत हैं जिनसे सीखा जा सकता है। और फिर उसकी अर्निंग के लिए ये हो कि भाई जो बहुत अच्छा जागरी होगा, बहुत अच्छा गीतांग होगा, बहुत अच्छा नृत्यकार होगा, पारंपरिक वास्तु शैली का जो पठाल छौ मकान हमारे बनते थे पहले, उसका जो बहुत अच्छा वास्तु शैली का विशेषज्ञ होगा, चिंतवा तिवार बनाने वाले बोलो, ऊँथे गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर ली, ऊँथे अनुदान दिए जालो, ऊँथे रोजगार दिए जालो। संस्कृति विभाग में तो किसी दास की पोस्ट होनी चाहिए ढोल सागर के लिए। क्या बात है। भारत खंडे तो चल ही रहा है, वो तो पूरे देश में चल रहा है। हाँ। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो नीति नियंता है उनको ये लगता है और तो कहीं ऐसा है नहीं। अरे और तो कहीं उत्तराखंड भी नहीं है ना। तो आप एग्जाम्पल सेट करिए ना, आपके एग्जाम्पल से दूसरे सीखेंगे। जी सर, अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम अपने प्रदेश में कैसे करें, और जगह नहीं है, तो और जगह तो बद्रीनाथ जी भी नहीं है, और जगह तो गंगा भी नहीं है, और जगह औरों के जैसे, और हाँ किसी ने कर दिया तो उसको उदाहरण के रूप में करें। अरे हम दूसरे की नकल क्यों करें? हम अपना हमारी नकल दूसरे करें, हम ऐसी स्थिति पैदा करें ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग वो हैं, काफ़ी प्रयासरत हैं कि ऐसा कुछ करा जाए कि अब प्रोत्साहन राशि एक बार आप देंगे, कोई संस्थाएं देती हैं, बुलाती हैं कलाकारों को, उनका सम्मान हो जाता है, चलो एक धनराशि सम्मान राशि उनको दे दी गई, वो पर्याप्त नहीं है। जब तक आप इसको मूल जीवन धारा से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका काम होने वाला नहीं है। और जीवन धारा तब जुड़ सकती है जब इसके, जैसे मैंने कहा, जो ग्लेशियर है, जो ओरिजिनल लोग हैं, रियल फॉर्म के लोग हैं, वो आगे आने चाहिए। वरना क्या होता है कि स्कॉलर्स, रिसर्चर्स जो होते हैं वो जाते हैं और उनसे सीख करके लाएंगे और अपने हिसाब से लिखेंगे और फिर अपना आप ही ज्ञाता बन जाएंगे। ऐसे में नहीं होने वाला, क्योंकि आप गौमुख तो गौमुख ही है जी। बिल्कुल सही बात है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी नहीं नहीं, ये तो वहाँ वो तो प्रमाण भी देने होंगे कि हाँ भाई गौमुख से ही आया है ये जल। बिल्कुल। जी जी। तो ये जो नए कलाकार अपने आए हैं, जो यंग टैलेंट नए आए हैं, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये ठीक है, नए बच्चे हैं, नौजवान हैं। ये है, होता है ना कि थोड़ा सा समय बदल गया है, अल्फ़ाबेट जनरेशन है, ये दूसरे टाइप की डिजिटल युग में पैदा हुए हैं। हम गुल्ली डंडे के टाइम के थे, और इनका झुकाव तो है कल्चर की तरफ, लेकिन वही है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी नाम कमाने के चक्कर में कि बहुत जल्दी हमारा नाम हो जाए, धैर्य
थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों को। और किसी भी फोक को गाते हैं बेझिझक उस रचयिता का नाम लिखें और उस सत्य को स्वीकार करें जो यथार्थ है, उसको गाएं और थोड़ा समय लगाएं सीखने में, जाने पहले गलत अगर, क्योंकि कोई भी आज तो मैं ये मानता हूँ सर, हम बहुत हमारा राज्य बहुत पढ़ा लिखा राज्य है। अब तो हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, अब आराम से यकीन नहीं करेंगे वो। अब उनको तो वो अगर हम बोल देंगे कि ऐसा होता है तो उसको वेरिफिकेशन भी करेंगे उसका। तो अगर यथार्थ के आसपास आप नहीं रहेंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो मैं नौजवान कलाकारों से यही कहना चाहता हूँ कि वो यथार्थ को जानें, सीखें, पेशेंस रखें, हम्बल रहें और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। और इस बात का ध्यान रखें जो आपके पिता ने आपको बताया था। अरे सर बिल्कुल, मेरे पिताजी मुझे सीख दे गए सर। और मैं, क्योंकि मुझे एक वाल्मीकि रामायण में संभवतः ये बात है कि रावण कहते हैं मंदोदरी को कि मंदोदरी मैं सिया जी को बड़े सम्मान के साथ राम को बिल्कुल लौटा दूंगा, बशर्ते अशोक वाटिका में सिया मुझे एक बार देख ले, हंस करके देख ले या मुस्कुरा ले तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं मुस्कुरा ऐसे देख ले, क्योंकि सिया जी ने कभी रावण की तरफ देखा ही नहीं। तो मंदोदरी जाती है, सिया को बोलती है कि आप जाएं वहाँ पे और आप एक बार रावण की जिद पूरी कर लो, वो जिद्दी है, आप एक बार उसकी तरफ देख लो, कहानी समाप्त हो जाएगी, युद्ध टल जाएगा। तो सिया ने कहा कि सिया जी ने कि नहीं नहीं नहीं, मैं वो दुराचारी है, अहंकारी है, मैं उसको कभी नहीं देख सकती। तो नहीं मानी सिया। तो वो जब रावण के पास लौटी तो मंदोदरी ने रावण को कहा कि मैं लाख जतन करने पर भी तैयार नहीं कर पा रहा हूँ उनको कि आप देखो, उनके एक बार देख लो दूर से, तो आप ऐसा करो, आप राम बन के चले जाओ, आपको भेष बदलने तो आते ही हैं, आपने तो जोगी बन करके तो अपहरण करा था उनका, तो आप जाओ, आप राम बनो, तो आपको राम समझ करके ही अगर वो देख लेंगे तो आप, इतना ही बहुत है, फिर राम जी को लौटा दो, वो ब्रह्म के अवतार हैं, ईश्वर है। तो रावण एक बढ़िया बात कहता है वहाँ पे, रावण कहता है कि अरे मंदोदरी, ये तो मैं 20 बार कर चुका हूँ पहले, पर मैं जब भी राम बनता हूँ और सिया जी के सामने जाता हूँ तो मेरे सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। मुझको तब तो माँ नजर आती है सिया जी में, तब तो सीता को मेरा माँ प्रणाम करने का मन करता है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब नकली तो था, वो नकली राम तो बनता होगा, जैसे नकली जोगी बना था रावण, तो असल में वो रावण है, रूप उसने राम का ले लिया, सिर्फ ये सोच करके कि वो राम बना हुआ है, उसके विकार अगर समाप्त हो सकते हैं तो जिसने सचमुच में हृदय में राम बैठा रखा होगा, क्या बात है, तो वो तो अहंकारी भी नहीं होगा, वो सिया राम मैं सब जग जानी, क्योंकि रामायण मेरा प्रिय ग्रंथ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर कैसे गुण हैं ये आपके बाल संस्कारों पर निर्भर करता है, आपके पेरेंट्स पर निर्भर करता है, और अहंकार शून्यता होनी बहुत बहुत नहीं। तो उसमें तो तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है, मोहे कप निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, छल कपट। हाँ, बिल्कुल बड़ा बहुत सुंदर उसने लिखा जी, जब कि वही ना, तो उसने क्या कहते हैं कि एक बिन कारण वो कहते हैं कि सुर नर मुनि जन कह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। लेकिन तुलसीदास जी ने ये भी लिखा, बिन कारण रघुनाथ कृपाला, कोमल चित्त अति दीन दयाला। हम तो ये कहते हैं कि राम हमारी परीक्षा मत लेना, हम तो फेल ही होंगे, हम तो बच्चे हैं, नादान हैं। ये दासत्व भाव अगर जीवन में आ जाए तो जीवन बदल जाए। लेकिन आपके ये फॉरेनर स्टूडेंट कैसे बन गए, मतलब उनको ढोल सीखने का जोश कैसे चढ़ गया, ये बताइए ना। यही फिलोसफी जो हमारा दर्शन शास्त्र है कि आप ढोल की महत्व क्या है। हमारा ढोल सिर्फ ऐसा ढोल नहीं है कि जो सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं, हमारी ढोल की शब्द, हमारा ढोल की लांकुड़, हमारी ढोल की थाप ईश्वरों को जगाने वाली है। तभी तो मुझे कहते हैं लोग कि आप ये बताइए कि जागर क्या होता है। जागर मतलब जब शब्द ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म, ताल ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ताल ब्रह्म, सुर ब्रह्म, स्वर ब्रह्म, ये तीनों मिलकर के जब रचे जाते हैं और उनको गंधर्व गान
गायक उसको गाते हैं और वो सुर कंठ से नहीं, नाभि से और हृदय से उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद वो सुर जब अपने हमारे कानों से हमारे मस्तिष्क पर और अवचेतन में पहुंचते हैं, उसके बाद जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हमारी ईश्वर के साथ जुड़ती है, और तब हम उस भाव में जा कर के नृत्य में हो जाते हैं, और वो स्थिति जब आती है तो उसको जागर कहते हैं कि वो जागर है। तो जब आप जागर कह ही रहे हैं तो एक जागर सुना भी दीजिए ना। जी जी, जागर तो मेरा प्रिय विषय मेरा वो है आपने भाई साहब जागर के लिए बोला, और मैं जागर कौन सा सुनाऊँ ये समझ नहीं पा रहा मुझे, पर फिर भी मैं माँ भगवती का ही सुना देता हूँ, मेरी आराध्य देवी जगदम्बा ही है। प्रथमे शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटिका, चतुर्थे कुष्मांडा, पंचमे स्कंद माता, षष्ठमे कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि, अष्टमे महागौरी, नवमे सिद्धिका, नवदुर्गा भवानी नारायणी नमस्तुते। नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी, त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवानी, शत्रु संहारिणी माँ बैर्यनाशिनी, हे दयालु माँ त्रास तारिणी, उचारा सुरी तू निरुम हे माँ, हे माँ मेरी अम्मा सुरकंडा मैं पराज लगोलू, जस कुशल देली मेरी माँ, हे मेरी माँ मैं बडूरी लगोलू, नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी, हे जगदम्बा मेरी माता भवानी, शक्ति स्वरूपिणी याद शक्ति याद कुमारी, शक्तिश्वरी ब्रह्मा विष्णु शंभो त्रिदेवी, त्रिलोक जननी नारायणी भगवती इष्ट देवी महामाता। क्या बात है, आपने आनंद से सराबोर कर दिया। अब थोड़ा सा पर्सनल हो जाए, प्रीतम भरतवाण के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बस लोक संगीत के लिए काम करता रहूं, और जो जीवन शेष है वो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के श्री चरणों में मन लगा रहे, अपने ढोल सागर जागर गीतों के लिए, पौड़ों के लिए काम करता रहूं, और कुछ ऐसे गीतांग आ जाएं, ऐसे कलाकार आएँ जो कल ये रखें कि हम प्रीतम भरतवाण ने हमको बताया था कुछ जो उनको समझ में आ सके, तो ये इस तरह का प्लान है। बट बीच में ये चल रहा था कि प्रीतम भरतवाण जो है चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, वो उस समय ऋषिकेश के लिए पता नहीं वो र्यूमर हुआ था भाई साहब, वो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, बिल्कुल कहीं कोई चर्चा नहीं थी। कोई चर्चा थी नहीं, और वो तो मैं मीडिया से सुना, उसके बाद में इतनी जगह सफाई देता फिर रहा था कि कहीं कोई बोले कि जी आप, किसी ने कहा जी कि प्रीतम भरतवाण तो अब ऋषिकेश से बीजेपी का टिकट पक्का, किसी ने कहा ये, फिर अपनी मर्जी का वो कहीं से चला, क्या नहीं चला। अब मैं फिर बाद में, आपको कोई ऑफर नहीं था? कुछ नहीं, मतलब ना मैंने फ्यूचर में अगर आपको ऑफर मिलता है तब पॉलिटिक्स में? ये तो बहुत ही ऐसा प्रश्न है, आप बड़े पत्रकार हैं, आप तो ऐसा आप पूछ लेंगे तो कुछ सोच के पूछ रहे होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी चीज़ की सौगंध नहीं लेनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि भविष्य के गर्भ में क्या है, परिस्थितियाँ क्या जन्म लेती हैं, वो तो भविष्य पर है। ईश्वर जाही विधि राखे राम ताही विधि, वो ठीक है, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अपने उसमें रहूँगा। जिस संगीत ने, जिस लोक संगीत ने मुझे इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद दिया है, इतना उत्तराखंड के जनमानस ने मुझे बहुत आशीर्वाद प्यार दिया है, मैं उनके लिए अपने गाने बनाते रहूँ, अब गाता रहूँ, अपने ढोल बजाता रहूँ, अपने सिंगिंग करता रहूँ। अभी तो यही इरादा है। तो लेकिन फ्यूचर में अगर ऑफर आता है तो आप कंसिडर करेंगे? कंसीडर तो अभी मेरा ऐसा मन है नहीं, क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं हर दलों में, आपको बताइए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं किसी दल विशेष से हूँ नहीं, क्योंकि कलाकार तो दल विशेष का। और मेरा तो सर एक बात और भी माननी है, दल आपके अलग हो सकते हैं, विचार आपके अलग हो सकते हैं, प्रांत आपके अलग हो सकते हैं, भाषाएं आपके अलग हो सकते हैं, रहन सहन आपका अलग हो सकता है, पहनावे आपके अलग हो सकते हैं, पर माँ तो एक ही है ना, उत्तराखंड। माँ तो हम सबकी एक ही है, मातृभूमि एक ही, मातृभूमि यही है, और मातृभूमि माँ ही कहा जाता है, मातृभूमि को। बिल्कुल।
तो हमारी माँ तो उत्तराखंड है, ये जन्मदात्री माँ हमारी शरीर की माँ है, और जिस भूमि में हम हैं हमारी भूमि मातृभूमि है, माँ है वो भी। तो सारे अच्छे हैं, और अभी कोई ऐसा प्लान है नहीं मैं अभी राजनीति में। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आए और आपने शानदार गीत गाया। कैमरा तो वाकई कैमरे का कमाल दिख रहा है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि आप जिस तरह से उत्तराखंड की लोक विधाओं को, ढोल सागर को, हमारी जागरों को देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं, वो निरंतर बने रहे, और नई पहुंच जो हमारी है वो भी हमारे इन चीज़ों, इन परंपराओं से जुड़े और दिल से जुड़े, और वो जुड़ने के साथ साथ उनकी आजीविका का भी वो संसाधन बन जाए। ऐसी व्यवस्था में हमें आगे आने वाले समय में काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। आप भट्ट जी, मैं सच मानो मैं आप बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप इस लेवल के, राष्ट्र लेवल के जर्नलिस्ट, इतने डाउन टू अर्थ और इतने सज्जन आदमी, आपके पास आने के बाद जो आनंदानुभूति होती है, ऐसा लगता है कि किसी बड़े पत्रकार से नहीं बल्कि अगर अपने भाई से बात कर रहे हैं। मैं आपका भाई हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू आपका और सभी लोगों का। बहुत धन्यवाद प्रीतम जी, बहुत धन्यवाद। तो पद्मश्री प्रीतम भरतवान, आप सोचिए, वो अच्छे कलाकार हैं, मैं कहूँगा हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ढोल सागर को उन्होंने क्या पहचान दी है कि आज विदेशों से भी भक्त हमारे ढोल को सीखने आते हैं। उनके गीत में थिरकने के लिए हर कोई तैयार होता है, और माँ भगवती के प्रति उनका अगाध प्रेम शायद उनको आज तक इस मंच तक ले आया है। आगे भी उन्होंने कहा है कि वो इसी को जारी रखना चाहते हैं। भारत के साथ साथ उत्तराखंड के संस्कृति बोध को वो लगातार आगे ले जाना चाहते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। और जैसा कि मैं अमूमन कहता हूं, आप चाहते हैं देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट के मंच पे कोई महानुभाव आए तो आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद आपका।